हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएएस मेंस के पेपर 3 का बिहेवियर का फर्स्ट टॉपिक इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। पूरे आरएएस मेंस के अंदर बिहेवियर पार्ट ऐसा है जो सबसे इंटरेस्टिंग है और हर एक इंसान की क्यूरियोसिटी को फायर करता है। द रीज़न बिहाइंड इज कि इंटेलिजेंस और बाकी सारे जो भी मेमोरी स्ट्रेस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो हमें हेल्प करते हैं हमारे दिमाग को समझने में, हमारे ब्रेन को समझने में, और कैसे हमारी ब्रेन और हमारी बॉडी फंक्शन करती है इन वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशंस। मेमोरी वाला जो पार्ट है स्पेसिफिकली या इंटेलिजेंस वाला पार्ट है वो हमें हमारी लाइफ को बेटर करने में भी हेल्प करता है। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट इंटेलिजेंस से। इस पार्ट के हम अंदर देखेंगे इंटेलिजेंस की वेरियस डेफिनेशंस जो अलग अलग ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी हैं। सेकेंडली टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होते हैं, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, एंड थर्ड वेरियस थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इस पार्ट में से 2 या 5 में आकर क्वेश्चंस आते हैं। मेजरली अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डेफिनेशन पार्ट से पूछे गए हैं कि डेफिनेशन इंटेलिजेंस क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे फ्यूचर के क्वेश्चंस जो आएंगे वो थियरीज़ की तरफ बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब जो सेचुरेट हो चुके हैं जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस थे, और जैसे जैसा आरपीएससी अपना पैटर्न बदल रहा है 100% चांसेस हैं कि अब से जो थियरीज़ जो है इंटेलिजेंस की या जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इंटेलिजेंस के अंदर उसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना है। स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। फर्स्ट पार्ट इंटेलिजेंस का हम उसमें कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। पहली डेफिनेशन है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। वो इंटेलिजेंस को एज अ पावर बताता है। पावर का मतलब है कि ताकत है वो आपके पास, कि किस चीज़ की ताकत है आपके पास, पावर ऑफ परसीविंग, कि आप चीज़ों को परसीव कर सकते हो, समझ सकते हो। दूसरी चीज़ है लर्निंग, आप उसको सीख सकते हो। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग, आप उसको परसीव करने के बाद, सीखने के बाद उन्हें समझ भी सकते हो अपने शब्दों के अंदर। और फोर्थ इज द पावर ऑफ नोइंग, कि हाँ आप चीज़ों को जानते हो। फर्स्ट क्या है, परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। आप इस डेफिनेशन को इस डायग्राम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इस डेफिनेशन को डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड भी लिख सकते हो। डायग्राम फॉर्म में याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे आपको जो पार्ट्स है डेफिनेशन के वो सारे याद हो जाते हैं। क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। आप इसका कोई भी कीवर्ड भी बना सकते हो। प्लक कैन बी द कीवर्ड फॉर दिस डेफिनेशन, प्लक। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो है अल्फ्रेड बिने ने दी थी। अल्फ्रेड बिने पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया और इंटेलिजेंस की फील्ड को आगे बढ़ाया। अल्फ्रेड बिने क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे करता है, इट इज़ द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। अल्फ्रेड बिने के हिसाब से क्या है, एबिलिटी टू जज वेल, कि आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से जज कर पा रहे हैं, वो सही है, गलत है, तो या किस पैरामीटर्स में उस इंफॉर्मेशन वो एग्जिस्ट करती है, क्या वो इस कल्चर के लिए सही है या किसी और कल्चर के लिए सही है, तो वो जज करना आप किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी सिचुएशन को, वो इंटेलिजेंस का पार्ट है। सेकेंड इज अंडरस्टैंड वेल, आपने जज तो कर लिया कि वो इंफॉर्मेशन क्या है या सिचुएशन क्या है, लेकिन आप उसको समझने की भी शक्ति रखते हो। थर्ड इज रीजन वेल, रीजन का मतलब है आप उसको तर्क के साथ में या फैक्ट्स के साथ में कंबाइन कर पाते हो और एक फाइनल कंक्लूजन निकाल पाते हो। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ये अल्फ्रेड बिने की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि अभी हमने डायरेक्टली वेस्लर की डेफिनेशन आ चुकी है 2023 के आरएएस मेंस के अंदर। अल्फ्रेड बिने की डेफिनेशन अभी तक नहीं पूछी गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वेस्लर की। वेस्लर की डेफिनेशन जो थी वो डायरेक्टली पूछी गई थी आरएएस मेंस के 2023 के अंदर पेपर के अंदर। वेस्लर कैसे डिफाइन करता है, वेस्लर इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज करता है। पहला है ग्लोबल एंड द एग्रीगेट कैपेसिटी। Wechsler defined it as the global and the aggregate capacity
ऑफ एन इंडिविजुअल की ग्लोबल और एग्रीगेट क्षमता है। क्या क्षमता है? क्षमता है कि वो रैशनली थिंक कर पाए, टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हर और हिज इन्वायरमेंट। वेस्टर बोलता है ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी। ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी को पहले समझते हैं। ग्लोबल कैपेसिटी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर, कैसी भी सिचुएशन हो, उसके पास वो क्षमता है। क्या क्षमता है? कि रैशनली सोच पाएगा वो, और पर्पस के साथ में एक्ट कर पाएगा, और अपने इन्वायरमेंट के साथ में अच्छे से डील कर पाएगा। ग्लोबल कैपेसिटी मतलब हर परिस्थिति में कैसी भी सिचुएशन हो वो कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड इज एग्रीगेट कैपेसिटी। देखो, इंटेलिजेंस हम जो पढ़ेंगे ना, ये बाकी सारी चीज़ें हम आग में देंगे। इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान के अंदर सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस जैसा कोई एक ही कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। इट इज़ अ कंबाइंड कॉन्सेप्ट। आपके पास विजुअल इंटेलिजेंस हो सकती है, मतलब आपके पास देखने की क्षमता अच्छी है, या सुनने की क्षमता अच्छी है, या याद रखने की क्षमता अच्छी है, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता अच्छी है, या आप हैंड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन अच्छे कर पाते हो। बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, वो जो क्षमताएं सब मिलके काम करेगी तो हम उसको बोलेंगे इंटेलिजेंस। और जो इंटेलिजेंस क्या है? एग्रीगेट कैपेसिटी। एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है सारी क्षमताओं को साथ में मिलके जो कैपेसिटी बनेगी वो कैपेसिटी है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस वेस्टलर के हिसाब से इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी। ग्लोबल, ये वर्ड्स याद रखना ज़रूरी है, ग्लोबल एंड एग्रीगेट। आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखोगे ना तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप कुछ भी लिख के आते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप सीधा लिख दे तो थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली, तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। इट इज़ द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी टू थिंक रैशनली। आप रैशनली का मतलब है आप फैक्ट्स के साथ में सोच पाते हो। आप ऐसे नहीं है कि इमोशन से काम लेते हो, आप तथ्यों के आधार पर सोचते हो। एक्ट पर्पसफुली, आप जब भी कोई काम करते हो किसी पर्पस के साथ में काम करते हो। ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, आप रीज़न के साथ में, फैक्ट्स के साथ में सोचते हो, किसी पर्पस या किसी गोल ओरिएंटेड काम करते हो। और जब भी जो भी आपका इन्वायरमेंट होता है, जैसी भी परिस्थिति में आप होते हो, आप उस इन्वायरमेंट के साथ में इफेक्टिवली डील करते हो। ठीक है, डील इफेक्टिवली विथ इन्वायरमेंट। ये वेस्टलर की डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। क्यों? इस बार पूछी गई है, लेकिन आरपीएससी की फितरत है कि वो क्वेश्चंस रिपीट भी कर लेती है। उसने एक साल इमोशनल इंटेलिजेंस पूछा, अगले साल फिर से इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ लिया, तो फिर से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको 5 नंबर में दे सकते हैं कि वेस्टलर की डेफिनेशन बताओ प्लस साथ में कुछ और भी बता दो। इसलिए इस डेफिनेशन को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। इसकी डेफिनेशन अभी तक नहीं पूछी गई है, ये हम देखेंगे। ये स्पेसिफिकली डेफिनेशन नहीं देता है, ये इंटेलिजेंस के दायरे को समझाता है। ये बोलता है कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल जो होता है ना, वो सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं करता है, वो उसको मॉडिफाई भी करता है और शेप भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो वो किसी समाज में जाता है, नया समाज है उसके लिए, अज्यूम समवन फ्रॉम इंडिया गोज टू अमेरिका, वहाँ के कल्चर के हिसाब से एडजस्ट करता है, तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा कि हाँ भाई जो भी चल रहा था सिस्टम मैं भी वैसा ही बन गया, वहाँ पे इंग्लिश कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर था, मैं भी वैसा हो गया, तो वो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नहीं होगा। अगर मान लो कि वो इंसान यहाँ से जाता है, उसको लगता है कि हाँ कुछ ऐसी रीतियाँ हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो वहाँ की सोसाइटी के लिए सही नहीं है, वहाँ की जनता के लिए सही नहीं है और उसका बदलना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा इंसान जाके वहाँ के सिस्टम्स को बदलता है, उसको बेहतरी के लिए बदलता है, तो वो इंसान इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होगा। सिर्फ अडेप्ट नहीं करता है, वो उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई और शेप भी करता है। ये हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, कई बार इंडिविजुअल के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसको भी वो शेप करता है, मॉडिफाई करता है, तब वो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। ये गार्डनर और स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन है, या फिर उनका इंटेलिजेंट का वो दायरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, 5 मार्कर के अंदर। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का सब्जेक्ट, IQ जिसे बोलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। IQ पे अभी तक क्वेश्चन, IQ पे भी आ सकता है और आपको इमोशनल क्वेश्चन पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो IQ क्या है? इमोशनल क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे, IQ वाला जो पार्ट है हम यहाँ देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो था, ये विलियम स्टर्न जो था, उन्होंने 1912 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था।
एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये IQ का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। IQ का सिंपल सा मतलब है, IQ का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति ये किसी एज के अंदर में एज में है या आज 10 साल 15 साल 20 साल का है, क्या उसकी मानसिक स्थिति उस एज से ज़्यादा है या कम है। वो रिलेटिवली देखते हैं कि जो उसकी बायोलॉजिकल एज है उससे उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मेंटल जो एज है वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है। इसका फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज का मतलब है उसकी मानसिक एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज, क्रोनोलॉजिकल मतलब है उसका बायोलॉजिकल एज, जो हमारी नॉर्मल एज होती है 15 साल 20 साल 21 साल के जो भी हमारे बायोलॉजिकल एज है वो है क्रोनोलॉजिकल एज। उसको हम डिवाइड करेंगे, मेंटल एज को डिवाइड करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में, ये होगा IQ। अज्यूम करता हूँ कोई व्यक्ति 12 साल का है, ठीक है, और उसका IQ मान लो कि 24 साल के व्यक्ति जैसा है, इंटू 100 करेंगे क्या आएगा 2 और उसका 200 IQ हो गया। मतलब वो व्यक्ति है तो 12 साल का, लेकिन उसका दिमाग अपने से डबल उम्र के व्यक्ति के जैसे चलता है, तो मतलब उसका IQ बहुत तेज है। किसी कोई 18 साल की तरह काम कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति है तो 12 साल का या 20 साल का, लेकिन उसकी बुद्धि 10 साल की जितनी है, तो उसका IQ कम होगा रिलेटिव टू हिज एज। ये IQ का कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आने की संभावना है कि IQ क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखिए। विलियम स्टर्न ने ये दिया था कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थियरीज का मतलब है कि इंटेलिजेंस को अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, उनके दायरे अलग है। किसी के लिए इंटेलिजेंस एक ही कॉन्सेप्ट है और किसी के लिए मल्टीपल वाला, जैसे हमने बात की थी कि कंबाइंड बहुत सारी चीज़ों से मिलके इंटेलिजेंस बनता है, या किसी ऑथर्स के लिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के लिए वो इंटेलिजेंस एज अ सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो हम देखेंगे थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस को समझने से पहले इन थियरीज को 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया गया, 2 अप्रोचेस है इन थियरीज को समझने की। पहली क्या है, साइकोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या बोलती है, साइको, पहले वर्ड को समझो, साइको या साइकी। साइकी मीन्स मेंटल, रिलेटेड टू साइकी। मेट्रिक मीन्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर, नंबर्स और समथिंग, ठीक है, दैट इज मेट्रिक। और स्ट्रक्चर का मतलब है एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर दिया, सेम साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल। वो क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो कंबाइंड एबिलिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज है। हमने वेस्लर की डेफिनेशन में देखा था ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी। जो एग्रीगेट में मैंने चीज़ समझाई थी वो चीज़ सेम यहाँ लागू होती है कि इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस नहीं है, इज अ सिंगल एंटिटी नहीं है, वो बहुत सारे फैक्टर से मिलके हमारी देखने की, सुनने की, समझने की, चलने की, दौड़ने की, बहुत सारी कैपेसिटी को मिलके जो इंटेलिजेंस बनती है वो होती है इंटेलिजेंस। इस अप्रोच के अंदर, इसके अंदर जो भी ऑथर्स आएंगे उन्होंने इंटेलिजेंस को उस पर्सपेक्टिव से समझाया है। दूसरी चीज़, इस पर्सपेक्टिव में उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बाहरी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। हम नेक्स्ट में देखेंगे बाहरी और अंदरूनी चीज़ें क्या होती हैं। बाहरी का मतलब क्या होता है, वो अगर किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये विजुअल इंटेलिजेंस है, मतलब उसकी देखने की क्षमता अच्छी है, तो वो देखने की क्षमता के रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि हाँ जो वो देख पा रहा है, जो देख के वो समझ पा रहा है वो उसका रिजल्ट है। जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है वो उसका रिजल्ट है। वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या एक्सटर्नल है। जो नेक्स्ट अप्रोच है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या बोलती है कि कैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई इंसान उसको सॉल्व कर सकता है तो वो हम साइकोमेट्रिक अप्रोच में देखते हैं, लेकिन वो सॉल्व कैसे करता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, किस प्रोसेस से चीज़ें सॉल्व होती है, किस प्रोसेस से वो चीज़ों को समझता है, वो इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस कैसे करता है, वो इन्वायरमेंट को प्रोसेस कैसे करता है, जो अंदरूनी बात है उसके व्यक्तित्व में वो चीज़ें चलती कैसे हैं, उसको उस तरीके से समझने की चीज़ों को बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इस अप्रोच में हम वो थियरीज देखेंगे जो उस इंसान के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस को समझती है या समझाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला साइकोमेट्रिक अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच that views intelligence as a combination of abilities. This combination of abilities make the person intelligent. And second is information processing approach, focuses on how people process information to solve the problem. पहला एक्सटर्नल है, सेकंड इंटरनल है। पहला रिजल्ट पे फोकस करता है और दूसरा प्रोसेस पे फोकस करता है या मीन्स पे फोकस करता है। ठीक है, पहला आज हम पढ़ेंगे साइकोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच।
साइकोमेट्रिक थ्योरीज में पहली थ्योरीज है अल्फ्रेड बिने की। अल्फ्रेड बिने की हमने बात की थी, उन्हीं की ये पहली थ्योरी है यूनिफैक्टर थ्योरी। वो क्या बोल रहे हैं, देखो यूनिफैक्टर है और सेकंड हम देखेंगे टू फैक्टर थ्योरी है। यूनिफैक्टर का मतलब यूनि मीन्स वन, द यूनि वर्ड्स मीन्स वन, वन फैक्टर का मतलब है वो बोलते हैं कि इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज तो है, लेकिन जो ये एबिलिटीज है ना, मान लो कि मैं एबिलिटीज है A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, ये एबिलिटीज है, ये मिलके बनाया इन्होंने, इंटेलिजेंस को बना दिया। अब ये जो इंटेलिजेंस है ना, ये कोई भी सिचुएशन आ जाए हर जगह एप्लीकेबल होगी। ये इंटेलिजेंस किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी इन्वायरमेंट में डाल दो, वो इंटेलिजेंस एप्लीकेबल होगी। मतलब इस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति के पास ये सारी एबिलिटीज़ है तो वो बंदा इंटेलिजेंट हो गया, और ऐसा व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में डाल लो वो इंटेलिजेंट ही रहेगा। अगर उनका मतलब है कि एक बार व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है वो कहीं पे भी इंटेलिजेंट ही होगा। He simplifies intelligence into a single set of abilities applicable to all problems in an individual's environment। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन सब में ये एप्लीकेबल होगी इंटेलिजेंस। इट वॉज कंटेस्टेड, इसको अपोज किया गया। रीज़न क्या है कि आप तो इसकी सिंप्लिसिटी है, आप क्या बोल रहे हो कि एक व्यक्ति अगर एक जगह इंटेलिजेंट है तो मतलब वो हर जगह इंटेलिजेंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर स्पोर्ट्समैन है तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा वो पॉलिटिशियन बनेगा या अच्छा एक्टर बनेगा ही बनेगा। हर व्यक्ति की अलग अलग सीमाएं होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं उनके पास, वो सबके लिए हर जगह काम आ सकती है, लेकिन हर सिचुएशन को एक स्पेसिफिक नीड्स होती है। कोई IAS ऑफिसर है, वो अच्छा IAS हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा IPS हो ही हो, या कोई RAS है तो अच्छा RPS हो ही हो, या अच्छा अकाउंट सर्विस का ऑफिसर हो ही हो। हर व्यक्ति की अलग इंटेलिजेंस होती है, इसलिए इसको अपोज किया गया था। ये यूनिफैक्टर थ्योरी है अल्फ्रेड बिने की, 2 मार्कर पूछी जा सकती है। अब सेकंड आती है टू फैक्टर थ्योरी। वही फर्स्ट जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी उन्होंने एक्सपेंड किया। ये कौन थे, चार्ल्स स्पीयरमैन। ये क्या बोलते हैं, अल्फ्रेड बिने बोलता है कि एक व्यक्ति अगर एक जगह इंटेलिजेंट है वो सब जगह होगा। चार्ल्स स्पीयरमैन बोलते हैं साहब नहीं होगा ऐसा। अगर एक व्यक्ति एक जगह इंटेलिजेंट है तो रीज़न है कि वो उस एरिया की कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है जो उसके पास है। अगर उसको दूसरे एरिया में इंटेलिजेंट होना है तो उसको स्पेसिफिक एबिलिटीज़ चाहिएगी उस एरिया की, ताकि वहाँ पे भी वो अच्छे से काम कर सके। इन्होंने एक टेक्निक यूज़ की थी फैक्टर एनालिसिस, जिससे उन्होंने 2 फैक्टर्स निकाले थे। जो 2 फैक्टर होते हैं किसी की इंटेलिजेंस के अंदर, वो मिलके डिफाइन करते हैं कि वो बंदा किस लेवल पे इंटेलिजेंट होगा। आइडेंटिफाइज अ जनरल फैक्टर, पहले तो एक G फैक्टर होता है जो हर एक परफॉर्मेंस में काम आता है, और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर जो स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है। ठीक है, समझाते हैं। जनरल फैक्टर का मतलब है कि आज हम जितने भी लोग देखते हैं किसी भी फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, हम मानते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल है तो उनके पास कुछ थोड़ी सी बुद्धि है, समझ है, जो इन सब के बीच में कॉमन है। कोई उस व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग आती होगी, अच्छे से बात करना, लोगों से मिलना जुलना, खुद को मैनेज करना आता है, उसको पता है कि मुझे खुद को कैसे मैनेज करना है फिजिकली मेंटली, वो सब उनको आता है। चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबको आता है। थर्डली, उनके पास मनी मैनेजमेंट स्किल्स हो सकती है कि हाँ भाई हम सक्सेसफुल है, पैसे वाले हैं, तो कम से कम मनी मैनेज करना हम जानते हैं, बेसिक चीज़। सेम विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किसी भी फील्ड का, उसको पता है कि हम सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसे डील करना है, हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, ठीक है, अब मैं सीनियर्स के साथ में कैसे एडजस्ट करना है, ये बेसिक क्वालिटी सबके अंदर होती है। प्लस इनको बोलेंगे हम जनरल फैक्टर, प्लस कुछ डोमेन स्पेसिफिक या जॉब स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती है जो हर एक इंसान में अलग अलग होती है, जिस कारण से वो अपने अपने एरियाज़ में एक्सेल करते हैं। जैसे RAS होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट उसका बहुत स्ट्रांग होगा, तो कोई RPS होगा तो उसका पुलिसिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा, जो अकाउंट ऑफिसर होगा तो उसका अकाउंटिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा। इन एरियाज़ के अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होने के कारण वो अपने अपने फील्ड्स के अंदर एक्सेल कर पा रहे हैं। तो चार्ल्स स्पीयरमैन बोलते हैं कि एक तो होता है G फैक्टर जो सारे टास्क में इम्पॉर्टेंट होता है और सारे टास्क के लिए एक प्राइम रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो उस इंसान को हर टास्क में सक्सेसफुल बनाता है। और सेकंड है स्पेसिफिक फैक्टर्स, जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है। अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसके पास म्यूज़िक की एबिलिटीज़ है, कोई मैथमेटिशियन है तो उसके पास मैथ्स की एबिलिटीज़ है। तो 2 फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंसान को इंटेलिजेंट बनाने के लिए, G फैक्टर और S फैक्टर। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है
इसी को वो एक्सपेंड करेगा। अगर कोई आर्किटेक्ट है, कोई सिंगर है, साइंटिस्ट है, तो वो जी फैक्टर में हाई हो सकते हैं, लेकिन साथ में वो एस फैक्टर में भी हाई होते हैं अपनी डोमेन के हिसाब से, इसलिए वो एक्सेल करते हैं। फिर थर्ड आती है लुइस थर्स्टन की थियरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। वो बोलते हैं जो इंटेलिजेंस है ना, वो 7 एबिलिटीज़ से मिलके बनता है। 7 एबिलिटीज़ होती हैं, उनको सबको मिलाएंगे तो बनता है इंटेलिजेंस। अगर इंसान के पास ये 7 एबिलिटीज़ है, अलग अलग नंबर्स में, अलग अलग क्वांटिटी में हो सकती है, लेकिन अगर 7 एबिलिटीज़ हैं तब वो बनता है एक इंटेलिजेंस इंसान। इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़, ईच ऑफ विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, पहली है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आप शब्दों को समझ पाते हो, आप आइडियाज़ को समझ पाते हो, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हो। अगर मान लो कि किसी इंसान के पास वर्बल कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है तो इंटेलिजेंस कैसे होगा? क्योंकि किसी भी बात को, किसी भी आइडिया को, किसी भी थ्योरी को समझने के लिए उस इंसान के पास इतनी समझ होनी चाहिए कि वो उसे लर्न कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। तो वो हो गया वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जो बोल के या जो भी आइडियाज़ हैं उनको समझ पाए। सेकेंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। स्पीड हो, एक्यूरेसी हो, कंप्यूटेशनल स्किल्स हो, कि नंबर्स के साथ में वो अच्छा हो। क्यों इम्पॉर्टेंट है? किसी भी फील्ड में आप जाओ, आप अगर बेसिक के नंबर्स मीन्स मनी, यू कैन कंसिडर नंबर्स एज मनी। मैथमेटिक्स में वो नंबर्स अलग हो सकते हैं, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स में वो नंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिक हम नंबर्स की समझे तो नंबर्स मीन्स मनी। इफ समवन इज नॉट एबल टू हैंडल मनी इन अ बेटर गुड मैनर, तो वो शायद नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा अपनी फील्ड के अंदर। थर्ड है स्पेशल रिलेशंस। स्पेशल का मतलब है कि आप फॉर्म्स को समझ पाओ, पैटर्न्स को समझ पाओ। अगर आपके सामने कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है, कोई चाहे म्यूजिशियन हो वो भी पैटर्न्स को समझते हैं, चाहे पेंटर हो पैटर्न्स को समझते हैं, बिजनेसमैन हो वो पैटर्न्स को समझते हैं। पैटर्न मीन्स मार्केट पैटर्न्स को समझते हैं। ट्रेडर हो तो वो स्टॉक मार्केट के पैटर्न्स को समझते हैं। तो आपके पास समझ होनी चाहिए स्पेशल रिलेशंस को समझने की। हर इंसान में ये सारी एबिलिटीज़ अलग लेवल पे एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एबिलिटीज़ जो होती हैं वो मिलके एक इंटेलिजेंट इंसान को बनाती हैं। फोर्थ है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल का मतलब है कितना फास्ट आपके सामने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, आप कितना फास्ट उसको समझ पाते हो, परसीव कर पाते हो, वो होगी परसेप्चुअल स्पीड। फोर्थ है वर्ड फ्लुएंसी। अपने शब्दों को, अपनी बात को कितना फ्लेक्सिबली, कितना फ्लुएंटली लोगों को समझा पाते हो, अपने आप को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। आज के समय के अंदर अगर इंसान अपने आप को खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो वो बहुत पीछे रह जाता है कंपेयर टू इस फेलो मैन। क्योंकि अगर आप आज की तारीख में बोलना नहीं जानते हो, खुद को एक्सप्रेस नहीं करना जानते हो, तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर। फोर्थ इज मेमोरी। मेमोरी का मतलब है कि आपकी बुद्धि कितनी स्ट्रांग है, आप कितना अच्छे से मेमोरी को, चीज़ों को रिटेन कर पाते हो, प्लस उसको एक्यूरेटली रिकॉल कर पाते हो। रिकॉलिंग मीन्स वापस याद कर पाते हो। अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव का मतलब है कि देखो, 2 चीज़ें होती हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स रख दिए गए, ठीक है। आप मान लो किसी स्ट्रीट पे जा रहे थे, ठीक है, यू वांट टू स्टार्ट अ शॉप, ठीक है, किसी स्ट्रीट में जा रहे हो अज्यूम, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे यार हर दूसरी तीसरी स्ट्रीट समोसे वाला है, इंसान खा रहा है, दूसरी तीसरी दुकान समोसे वाली है, मिर्ची बड़े कोफ्ते इसकी दुकान है, और हर इंसान खा रहा है और सबकी दुकान चल रही है। दैट फ्रॉम दैट फैक्ट आप यू अज्यूम कि हाँ, यहाँ पे ये फास्ट फूड ज़्यादा चलता है, उसमें भी स्पेसिफिकली समोसा ज़्यादा चलता है, अगर मुझे काम करना है तो मुझे इसका करना है। तो आपके सामने मल्टीपल फैक्ट्स है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, आपने उन सबको एग्रीगेट किया और फिर एक कंक्लूजन निकाल दी, जनरल रूल्स निकाल दिए। अज्यूम, आप सेकंड एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं जाते हो तो हर इंसान टोपी पहन के रखता है, कोई हर दूसरा चौथा इंसान टोपी पहन के रख रहा है, तो यू अज्यूम कि हाँ, टोपी उनके कल्चर का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो मुझे अगर ब्लेंड इन होना है उस कल्चर के अंदर, मुझे अडेप्ट करना है, तो मुझे भी टोपी पहननी चाहिए। तो आप जनरल जो भी आपके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं बिखरे हुए, आप उससे एक जनरल रूल निकाल लेते हो। दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन दी गई और आप उसके मल्टीपल मतलब निकाल लेते हो, ठीक है, आप उसको अलग अलग जगहों पे यूज़ करना जानते हो।
आपको एक टेक्निक बता दी कि एक चीज़ सिखा दी तो आप उसको यूज़ करना जानते हो। ये चीज़ डिडक्टिव रीजनिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इस थियरी के अंदर ना हमने सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग की बात की है, लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर यू। जैसे अगर आपको कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है कि साहब ये चीज़ ऐसे हुआ था, अमेरिका में अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऐसे हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसे हुआ था, बेसिक चीज़ उन्होंने समझा दी। अगर आपको क्वेश्चन घुमा के आता है तो आपकी वो डिडक्टिव रीजनिंग काम आएगी कि आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको आप मैनिपुलेट करके या उसको मॉडिफाई करके कैसे आपका आंसर बनाते हो। एथिक्स में काम आता है। आप जनरली नॉर्मल होता है कि बच्चे जो दे आर नॉट इंटेलिजेंट और समझ नहीं पाते, वो ब्लेम करते हैं टीचर्स पे, क्या आपने तो मुझे स्पेसिफिकली बताया नहीं, ये चीज़ नहीं समझाई, वो चीज़ नहीं समझाई, ऐसा क्वेश्चन आ गया, वैसा आ गया। द फैक्ट इज दे लैक सम एस्पेक्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। क्या आपको हमेशा जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एग्ज़ाम जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है आपको अपनी डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करना है उस जनरल इन्फॉर्मेशन से एक फाइनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो उस इन्वायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम थियरी पढ़ते हैं हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। हायरार्कियल मॉडल आर्थर जेनसन की थियरी है। आर्थर जेनसन इंटेलिजेंस को 2 लेवल्स पे डिवाइड करते हैं। वो बोलते हैं जो एबिलिटीज़ हैं वो 2 लेवल पे ऑपरेट करती है। पहला है लेवल 1 और सेकंड इज लेवल 2। लेवल 1 इंटेलिजेंस क्या होती है कि जो इंसान को या जो इंसान ने इनपुट लिया, जो भी इंफॉर्मेशन ली, वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी जो आउटपुट वो देने वाला है। जैसे आपको एक चैप्टर दिया गया, आपको जैसे ये PDF दे दी गई, आपको याद करनी है इंटेलिजेंस के बारे में। तो अब अगर एग्जैक्टली जो लिखा गया था वही रिप्रोड्यूस कर देते हो तो यू आर लेवल 1, यू हैव द लेवल 1 इंटेलिजेंस, कि आपको पास जो इनपुट था वैसा ही आपका आउटपुट है। ठीक है, वो हो गया लेवल 1 इंटेलिजेंस। मान लो किसी डॉक्टर को सिखाया गया कि साहब बुखार आए तो ये दवाई देनी है, अब वो कोई भी बुखार आएगा वो इंसान एग्जैक्ट सेम दवाई दे रहा है तो वो लेवल 1 इंटेलिजेंट हो गया। मतलब जो उसको सिखाया गया वो एग्जैक्टली उसने कर दिया तो वो हो गया लेवल 1 इंटेलिजेंस। सेकंड इज लेवल 2, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, कि आप इनपुट को बदल पाओ। मान लो कि हमने आपको इंटेलिजेंस सिखाया तो आप इंटेलिजेंस के रिलेटेड कैसा भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, आप इस थ्योरी के अंदर को यूज़ करके आप अपना आंसर बना के आ जाएंगे और परफेक्ट आंसर बना के आएंगे। किसी डॉक्टर को बुखार के लिए दिखाया गया, उसको पता है कि यार बुखार की दवाई ये होती है, अब वो इंसान या बुखार टीबी की दवाई ये होती है या कैंसर की दवाई ये होती है, XYZ बहुत सारी बीमारी की, तो उसको पता है कि अगर मान लो तीसरी चौथी बीमारी भी आ गई या कोरोना जैसे आया था तो डॉक्टर्स जो इंटेलिजेंट थे या साइंटिस्ट जो इंटेलिजेंट थे उन्होंने इसकी भी मेडिसिन निकाल ली थी, इसका भी एंटीडोट निकाल लिया कि हाँ इन सिचुएशन में ये चीज़ें काम की थी, तो इन सब चीज़ों को मिला के हम एक नई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेट इज़ लेवल 2 इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। इनका इनपुट आउटपुट के एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, इनका इनपुट अलग होगा और इनका तो आउटपुट जो होगा वो हमेशा एनवायरमेंट रिलेवेंट होगा या सिचुएशन के रिलेवेंट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। ये थी हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, आर्थर जेनसन, लेवल 1 एंड लेवल 2 इंटेलिजेंस भी बोलते हैं इसे। फिर आता है SOI मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट मॉडल बोलते हैं, या JP गलीफर्ड का ये मॉडल है। सेम चीज़ की वो बात करते हैं, वो बोलते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल एंटिटी नहीं है, रेदर वो बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो सब मिलके इंटेलिजेंस बनाते हैं। इनका ये फंडा है कि ये इंटेलिजेंस की या एबिलिटीज़ को या डायमेंशंस को 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि इन 3 चीज़ें के अंदर कुछ सब पार्ट्स हैं, वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंसान में ऑपरेट कर सकती हैं, और जैसे जैसे वो ऑपरेट करेगी उस हिसाब से अलग अलग लेवल की इंटेलिजेंस डिराइव होगी। ठीक है, एंड तक आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी समझो कि ये सब पार्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें अलग अलग ऑपरेट करेगी और उन ऑपरेट के कॉम्बिनेशन से एक लेवल, एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बनेगी। ठीक है, ये 3 डायमेंशंस को मॉडल प्रपोज करता है डेट इंटरेक्ट टू क्रिएट अ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल स्किल। पहला है ऑपरेशन या मेंटल प्रोसेसेस, दिमाग के लेवल पे या मस्तिष्क के लेवल पे इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं, वो बोलता है ऑपरेशन पार्ट या हाउ थिंग्स ऑपरेट। इसका मतलब है कि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सिचुएशन मिलती है, आप इंफॉर्मेशन के साथ में करते क्या हो, आपका दिमाग उस
इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या करता है और उसको कैसे प्रोसेस करता है। इस चीज़ के अंदर उन्होंने 6 पार्ट्स डिसाइड किया, 6 ऑपरेशंस होते हैं, 6 कंपोनेंट है इस पार्ट के, ऑपरेशन पार्ट के। पहला है कोग्निशन। कोग्निशन का मतलब क्या है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज, आप चीज़ों को कैसे समझ पाते हो, परसीव करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, वो होता है कोग्निशन। ठीक है, 6 एबिलिटीज। पहला कोग्निशन, सेकेंड इज मेमोरी रिकॉर्डिंग। आप जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, एनकोड करते हो अपने ब्रेन के अंदर। ठीक है, एनकोडिंग इंफॉर्मेशन फॉर स्टोरेज। थर्ड इज मेमोरी रिटेंशन। आपने एनकोड तो कर ली, रिकॉर्ड तो कर ली इंफॉर्मेशन को, आप उसको स्टोर कैसे करोगे। ठीक है, दैट इज होल्डिंग इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी। फिर आता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, दोनों चीज़ें साथ में काम आती हैं। पहला चीज़ डाइवर्जेंट, हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ी थी, वैसा ही है। डाइवर्जेंट का मतलब है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिली कि एक प्रॉब्लम मिली, आप उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालते हो, दैट इज़ डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। कि हाँ, एक ये भी हो सकता है, 2 नंबर पे ये भी हो सकता है, 3 नंबर ये भी हो सकता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस है इस प्रॉब्लम को लेके। अब आपने मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल लिए, उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, डाइवर्ज कर दिया, चीज़ों को डिवाइड कर दिया। फिर आता है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। कन्वर्जेंट का मतलब है कि आप सिंगल सॉल्यूशन पे पहुंचते हो। सिमिलर केस में हो सकता है कि आपने जो मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाले, आप उसमें से एक सॉल्यूशन को चूज करते हो कि हाँ, विच इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको ही एनवायरनमेंट ने मल्टीपल प्रॉब्लम्स दे दी है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एनवायरनमेंट खुद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप फर्स्ट सीधा कन्वर्जेंट प्रोडक्शन करते हो कि आप उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करते हो, दैट इज कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। फोर्थ इज इवैल्यूएशन। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली या आपने जो सॉल्यूशन निकाला, आप उसको इवैल्यूएट करते हो, जज करते हो, क्या वो सही है, गलत है, उसके इम्पैक्ट क्या हो गए, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो गए, दैट इज इवैल्यूएशन। ये सारी जो 6 चीज़ें हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर काम करती है, हमारे मस्तिष्क में काम करती है कि हम इन सब चीज़ों को, प्रोसेस को यूज़ करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट था ऑपरेशन या मेंटल प्रोसेसेस। सेकंड इज कंटेंट। देखो, हमने क्या बात की कि 3 चीज़ें होंगी, 3 प्रोसेसेस, 3 चीज़ों के मिलके जो कॉम्बिनेशन निकलेगा वो डिफाइन करेगा इंटेलेक्चुअल स्किल्स को। तो पहला था ऑपरेशन, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। दूसरा है टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो किस तरीके की है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस क्या होंगे। ठीक है, या फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो दूसरा है कंटेंट या टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर वर्किंग विथ। ये 5 तरीके के हैं। SOI मॉडल क्या बोलता है, 5 तरीके के कंटेंट एरियाज होते हैं, 5 तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं, 5 तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। पहली होती है विजुअल। विजुअल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जो हम अपनी नज़रों से, हमारी साइट से उसको समझ पा सकते हैं, जैसे शेप हो गया, कलर हो गया, ये सब चीज़ें हम देख के समझते हैं। सेकंड इज ऑडिटरी, जो सुन के समझते हैं। ठीक है, जो सुन के समझते हैं, साउंड्स हैं, म्यूज़िक है, आवाज़ है, लेक्चर है। ठीक है, कोई भी वो चीज़ें हैं हम सुन के समझते हैं। थर्ड इज सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक मतलब सिंबल से या फॉर्म से या पैटर्न से समझते हैं। क्या हो गया, जैसे लेटर लिखा हुआ है, तो लेटर की जो आवाज़ है, ए अगर हमने ए लिखा है तो ए की जो आवाज़ है वो विजुअल में जाएगी, लेकिन ए का जो ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिम्बॉलिक में चला जाएगा। सॉरी, ए की आवाज़ जाएगी ऑडिटरी में, ए का जो सिंबल जाएगा सिम्बॉलिक में, और ए कौन से कलर में, जैसे इसमें रेड कलर में लिखा है तो वो विजुअल में चला जाएगा। फोर्थ इज सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मीनिंग और लैंग्वेज। अगर मैं ए लिख रहा हूँ तो वो ए एज ऑफ नाउ इट इज़ जस्ट अ सिंबल। ठीक है, अगर मैं एप्पल लिखता हूँ, वो एप्पल वर्ड का मीनिंग क्या है, एप्पल क्या चीज़ है, ठीक है, वो जाएगा सिमेंटिक में। आप लैंग्वेज को समझते हो, शब्दों के पीछे की भावों को समझते हो, वो है सिमेंटिक। ठीक है, और फोर्थ इज बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब है इंसान के व्यवहार को समझना, इमोशंस को समझना, उनके एटीट्यूड को समझना, वो आता है बिहेवियरल पार्ट में। तो आप किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देख के समझनी है, या सुन के समझनी है, या सिंबल्स के थ्रू समझनी है, या उनके मीनिंग्स निकालना है, उनका लैंग्वेज समझना है, या फिर कोई व्यक्ति है उसके भावों को समझना है। तो
किस तरीके की इन्फॉर्मेशन होगी वो डिसाइड करेगी बाकी 2 फैक्टर्स के साथ मिलके कि हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल क्या होगा। थर्ड आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स दैट आउटकम, आपने जो प्रोसेसिंग किया आप उसका एंड रिजल्ट कैसा होगा। ठीक है, वो एंड रिजल्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। इसमें 6 टाइप्स दे के रखे एंड रिजल्ट को लेके, 6 टाइप्स। पहला क्या है, यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है कि क्या आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिक पार्ट्स को समझ रहे हो। जैसे एप्पल था, बेसिक पार्ट को मतलब हम ए को समझ रहे हैं, पी को समझ रहे हैं, पी को समझ रहे हैं, एल को समझ रहे हैं, ई को समझ रहे हैं। हम उसके एक एक यूनिट को समझ रहे हैं, एक एक पार्ट को समझ रहे हैं और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या उसके बेसिस पे आउटकम निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको वेरियस प्रॉब्लम्स दे सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन आप उसके एक पार्ट पे फोकस करके आप उसकी आउटकम निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो हो गया यूनिट बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, आउटकम कर रहे हैं। सेकेंड है क्लासेस। क्लासेस का मतलब है कि आपको मल्टीपल चीज़ें इन्वायरमेंट ने दे दी है और आप उसको ग्रुप कर रहे हो। जैसे एक क्लास है, उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया, मेल स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है और फीमेल को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने डिवाइड कर दी प्रॉब्लम को मेल और फीमेल के बेसिस पे। ये भी आप कर सकते हो, आपने उसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया। या किसी फैक्ट्री में प्रॉब्लम है तो आपने अलग अलग टाइप्स के लेबर है या किसी एरिया के बेसिस पे उन लेबर्स को डिवाइड कर दिया, या किसी सेक्टर के बेसिस पे लेबर्स को डिवाइड कर दिया, या एज के बेसिस पे लेबर को डिवाइड कर दिया। दैट्स हाउ यू ग्रुप द इंफॉर्मेशन क्लासेस के बेसिस पे। फोर्थ इज रिलेशंस। अब एक इन्फॉर्मेशन का दूसरे इन्फॉर्मेशन के बीच में रिलेशन क्या है, उस बेसिस पे आपने इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर दिया और फिर आउटकम निकाल दिया। रिलेशन का मतलब आप समझे कि हम गरीबी की समस्या को समझना चाहते हैं किसी भी एरिया के। ठीक है, गरीबी लोगों में क्यों है या लोग इतने वॉयलेंट क्यों हैं। जैसे बिहेवियर पार्ट को देखते हैं कि किसी एरिया में लोग वॉयलेंट क्यों हैं। हमको समझ में आया लोग वॉयलेंट क्यों हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल नहीं हो रही है, उनके अंदर उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही, उनके अंदर गुस्सा है। अब गुस्सा क्यों है, क्योंकि गरीबी है। गरीबी है तो गरीबी क्यों है, क्योंकि सिस्टम ख़राब है, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम एफिशिएंसी नहीं है। तो हम उन प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पा रहे हैं। अच्छा, सिस्टम एफिशिएंसी की प्रॉब्लम लोगों के वॉयलेंस के से रिलेटेड है, लोग चोरी कर रहे हैं या कहीं पे मर्डर हो रहे हैं या कहीं पे लोगों में एक अराजकता है, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, तो हम उनका रिलेशंस फाइंड करते हैं इन्फॉर्मेशन का। दूसरी चीज़ है सिस्टम्स फाइंड करते हैं कि कैसे ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टमाइज करते हैं। तो उस बेसिस पे भी कर सकते हैं। हमारा आउटकम ये भी हो सकता है कि मल्टीपल जो भी इन्फॉर्मेशन हमको प्रेजेंट की गई हमने उसको सिस्टमिक करके दे दी। जैसे ये मल्टीपल थियरीज दी अलग अलग लोगों ने, तो इनको एक सिस्टम में मिक्स कर दिया कि साहब ये साइकोमेट्रिक थियरीज है, स्ट्रक्चरल थियरीज है, ये एक क्लास की थियरी है और एक सिस्टम की थियरी है जो एक जैसी बात करती है। ठीक है। फोर्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन। बोलते हैं कि यार जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई आप या तो उसको डिवाइड कर दो, यूनिट में डिवाइड कर दो, या क्लासेस के बेसिस पे रिलेशंस निकाल दो, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली आप उसको मॉडिफाई करो कि साहब हमको ए मिला, हम उससे बी भी तो निकाल सकते हैं, हम उससे सी भी तो निकाल सकते हैं, हम उससे डी भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है। मान लिया कि उस एरिया में लोग बहुत स्ट्रांगली वायलेंट है, उनके अंदर गुस्सा है, ठीक है, लेकिन उनके पास गुस्से निकालने का सही तरीका नहीं है, उनके अंदर अराजक, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो करने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जो स्ट्रांग है, बिल्ड है, अच्छे लोग हैं, जो अच्छी तरीके से उनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, तो हमने उनको किसी को युद्ध में इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, या फिर किसी के अंदर बुद्धि है तो हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में इन्वॉल्व कर दिया। हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और फोर्थ लास्ट पार्ट इज, सिक्स्थ पार्ट इज इम्प्लीकेशन। जो भी इंफॉर्मेशन मिली हमने उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला। सारी चीज़ें एक साथ में भी काम कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। कंक्लूजन निकाला कि इसका इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है या इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, दैट इज इम्प्लीकेशन। यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, इम्प्लीकेशंस। आप ये जो 6 चीज़ें हैं या लास्ट में 5 थी, पहले में 6 थी, आप उन सबको एक कीवर्ड से भी याद रख सकते हैं। कोई निमोनिक बना लें, ऐसी चीज़ जो आपको याद रह जाए, ठीक है।
ये मॉडल 5 नंबर में आने की संभावना है, जिसमें सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है, आपको एक्सप्लेन करने को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इनके सब पार्ट्स हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं। अब आती है चीज़, हमने 3 पार्ट्स देख लिया, ठीक है। 3 पार्ट्स के सेवरल कैटेगरीज हैं, पहले में 6 हैं, दूसरे में 5, तीसरे में 6। क्या थी देख लेते हैं हम। ऑपरेशन में कॉग्निशन, मेंटल रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। सेकंड था कंटेंट्स, या किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, वो विजुअल हो सकती है, वो ऑडिटरी हो सकती है, वो सिंबॉलिक हो सकती है, वो सिमेंटिक हो सकती है, वो बिहेवियरल हो सकती है। और थर्ड है आउटकम क्या होगा, कैसे उसका प्रोडक्ट निकलेगा। यूनिट बेसिस पे हो सकता है, क्लासेस हो सकता है, रिलेशंस निकाल सकते हैं, सिस्टम्स में डिफाइन कर सकते हैं, या उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, या उसके इम्प्लीकेशन या उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब सारे ये जो हमने ये वैरायटीज़ देखी, कैटेगरीज देखी, ये सब मिलके 180 तरह की पोटेंशियल एबिलिटीज़ बनाते हैं। 180 कैसे, पहले में 6, दूसरे में 5 और तीसरे में 6। हर इंसान के अंदर ये सारी एबिलिटीज़ 6, 5, 6 जो हैं कैटेगरीज हैं, वो अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करती हैं। तो हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ें सब मिलके 180 लेवल की पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को डिराइव कर सकती है। 180 संभावनाएं हो सकती है कि 180 तरीके की पोटेंशियल एबिलिटीज़ हो। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सिनोनिम्स फाइंड करनी है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द, ठीक है, एक जैसे शब्द जो होते हैं सिनोनिम्स, ठीक है, जिनके एक जैसे मीनिंग्स हो, ठीक है। पहला उसमें क्या एबिलिटीज़ चाहिए आपको, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ सिमेंटिक यूनिट्स। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन क्या था, हमने पहले में देखा था। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, आपको एक सिंगल आंसर निकालना है, बहुत सारे शब्द दे दिए गए, आपको एक सिंगल आंसर निकालना है। दूसरी चीज़ प्रोडक्शन ऑफ सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब आपको मीनिंग निकालना है। किसी भी बहुत सारे शब्द हैं आपके पास, आपने, ठीक है, उनमें से एक चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है, जिसका सिमेंटिक, जिसका मीनिंग सेम हो, डेट इज सेम मीनिंग, और उसको सिमेंटिक यूनिट्स मतलब एक शब्द, उसको यूनिट में इंडिविजुअली डिवाइड करना है। आपको मैंने 100 शब्द दे दिए, ठीक है, उनमें से आपने उसको एक आंसर पे पहुंचना है, उसके लिए आपको कन्वर्जेंट प्रोडक्शन चाहिए। लेकिन एक आंसर ऐसा होना चाहिए जिसका मीनिंग सेम हो, जो आउटपुट चाहिए उसका इनपुट, जो हमको वर्ड चाहिए उस वर्ड का मीनिंग सेम हो, ठीक है, प्लस एक ही यूनिट लेवल पे डिवाइड, ऐसे यूनिट्स निकालने, वर्ड्स निकालने, तो हो गया कन्वर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ सिमेंटिक यूनिट्स। तो सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, ठीक है, या फिर एक जैसे लोग फाइंड करने हैं तो भी सेम चीज़ एबिलिटी चाहिए कि हमको। सेकंड क्या हो सकता है कि आपको अलग अलग पीसेस को फोल्ड करना है, इमेजिनिंग डिफरेंट वेज टू फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर। अगर पेपर जो है उसको अलग अलग तरीके से कैसे फोल्ड किया जा सकता है वो अगर देखना है तो उसके लिए आपको चाहिए डाइवर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। डाइवर्जेंट का मतलब है कि आप बहुत सारे तरीके निकाल रहे हो, डिफरेंट वेज निकालने, तो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन करना है। विजुअल मतलब आपको, आप समझ सकते हो, सोचने की क्षमता है कि कैसे कैसे कर सकते हो आप। और ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पेपर एक दिया है लेकिन आपको उसको बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, मॉडिफाई करना है, दैट इज डाइवर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तरीके हैं। ये जो आज हमने थ्योरीज देखी वो थी साइकोमेट्रिक थ्योरीज, या ठीक है साइकोमेट्रिक थ्योरीज, ठीक है, साइकोमेट्रिक थ्योरीज या स्ट्रक्चरल थ्योरीज बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आपको इसके नोट्स जो हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहाँ से आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप NCERTs को भी रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इस इंटेलिजेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कंटेंट मिल जाएगी। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा ऑथेंटिक सोर्स को देखना है। जैसे वेस्टलर की डेफिनेशन उन्होंने पूछ ली, ठीक है, कल को किसी और की पूछ सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना वो उन्हीं लोगों की डेफिनेशन पूछेंगे जो ऑथेंटिक सोर्स के अंदर या जो रेलेवेंट सोर्सेज है उसमें दे रखी है। आपको ऐसा नहीं कि एकदम PhD लेवल की किसी भी बंदे की डेफिनेशन उठा के पूछ लेंगे, नहीं, आपको जो ऑथेंटिक सोर्स के अंदर डेफिनेशन दे रखी है वही पूछेंगे। और बेस्ट है कि आप वही डेफिनेशन याद करें, वहीं लेटें और ऑथेंटिक सोर्स को रेफ़र करें। जो भी हमारे भी जो नोट्स हैं हमने ऑथेंटिक सोर्स से ही डिराइव किए हैं, वहाँ पे जितना कंटेंट दे रखा है
उस कंटेंट को हमने ऑर्गेनाइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। आप ऐसे कोचिंग या ऐसे नोट्स को रेफ़र करने से बचें जो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी लैंग्वेज आपको सिंपल करके दे दी है या कुछ भी फालतू चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया जस्ट बिकॉज टू शो कि हाँ यार हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं। आपको सिर्फ ऑथेंटिक नोट्स, ऑथेंटिक कोचिंग नोट्स या ऑथेंटिक बुक्स को रेफ़र करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।